Okay, slide visible hai? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Perfect. So today we will be discussing some different types, you can say, which nowadays are coming. तो पहला हमारा आज का सेट है जिसमें मिक्स ग्राफ है, एक पाई चार्ट एंड एक टेबल है, और इन दोनों को मिक्स करके देयर इज अ कॉमन डेटा दैट वी नीड टू सॉल्व. सो यस्टरडे जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए थे उसी को कंसीडर करते हुए लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 73 to 77. टेक 3-4 मिनट्स ऑफ इट एंड अच्छे से रीड करके कंपल्सरी पूरे क्वेश्चंस को आपको रीड करके ट्राई करना है. इंपॉर्टेंट इज यू शुड ट्राई. आंसर्स आ रहा नहीं आ रहा, मेथड क्या है वो मेरा काम है. ठीक है, मेन मुद्दा है आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, ये बात याद रखिए. इसलिए ये टाइम दिया जाता है, अदरवाइज मैं एक क्लास में 10 सेट भी करवा सकता हूँ, कोई मतलब नहीं रहेगा. ठीक है, तो फोकस कीजिए, 4-5 मिनट्स लीजिए एंड लेट अस ट्राई 73 to 77 क्वेश्चन. Shall we begin? Okay, so 73 to 77 अच्छा क्वेश्चन है ये. बिट मतलब आप कह लीजिए कि डिफिकल्टी लेवल में मॉडरेट में जाएगा, मॉडरेट से भी नीचे ही बोलिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओनली थिंग इज वी शुड कनेक्ट दीज टू डॉट्स. ठीक है, इसको इससे कनेक्शंस बैठाना है हमको, और वो कैसे कनेक्शंस बैठाना है ये हमें सीखना है. अदरवाइज अगर आप देखें क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल डिसाइड होता है डेटा के कॉम्प्लेक्स होने में या डेटा के कैलकुलेशन होने में. दोनों ही स्तर पे अगर आप देखोगे ये डेटा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, अभी आपको समझ में आ ही जाएगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे. बेस्ट पार्ट इज नंबर जो है वो परफेक्टली डिविजिबल है. टोटल एम्प्लॉइज देखो 800 है. ये सब एडवांटेज है आपके लिए जब आप सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को. ठीक है, सो मेक श्योर कि ऐसे सेट्स को हमें करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम्स में ज्यादातर यही चाहेंगे आपको. डोंट एक्सपेक्ट कि जो कल वाली क्लास के कल हमारा बेसिक था, बस बेसिक का मतलब है कि कल हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्न किया था कि वो कैसे डीआई होता है. अभी हम लोग थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको मिलेंगे. ठीक है, सो लेट अस ट्राई. इन दिस ग्राफ इट इज मेंशन्ड दैट the following chart table carefully answer the following question following percentage breakup of employees working in various department. So percentage of various department, breaking of percentage दिया हुआ है. So एक कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में अकाउंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, आईटी एंड एचआर का बाइफिकेशन है. 1800 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से प्रोडक्शन के 28% है, एचआर के 14% है. ये इसको कहने का मतलब है. देन रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन. सो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर 1800 का 28% है तो 28% का 11:1 जो होगा वो मैन एंड वुमेन में डिवाइड होगा. तो अगर मान के चलिए प्रोडक्शन में टोटल 100 लोग होते, टोटल कितने होते 28 होते, तो वो डिवाइड कैसे होते थे मैन इज टू वुमेन में 11:1 के रेशियो में. ये कहना चाह रहा है. तो 11:1 का रेशियो होगा, मतलब मैन विल बी 11/12, वुमेन विल बी 1/12. दिस इज व्हाट एक्चुअली इट मींस. ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन है. विल सी टू दिस कि भाई हमको डेटा हमारे को समझ में आ गया कि भाई डेटा करना क्या है. ये याद रखिएगा, डेटा समझना जरूरी है. डेटा समझ में नहीं आया ना तो फिर करना मुश्किल हो जाता है भाई इसमें. ठीक है, तो डेटा समझ में आता है, बहुत सिंपल सा डेटा है, इसलिए अपन अब सीधे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. ज्यादा कुछ उसमें अभी करने लायक नहीं है, समझने लायक. सो फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया. व्हाट इज द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट? वेरी गुड. सो क्वेश्चन में के हिसाब से 1800 टोटल इंप्लॉइज हैं, उसमें से मार्केटिंग में कितने हैं 18%. सो दिस विल बी मार्केटिंग. और उस मार्केटिंग में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 7:5 का रेशियो है, इसका मतलब मैन कितने होंगे 7/12. तो जितने भी मार्केटिंग के लोग हैं उसका 7/12 हो जाएंगे पर्सन इन मार्केटिंग, जो कि मैन होंगे. यस और नो? 1800 का 18% इज नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मार्केटिंग पर्सन और उसका 7/12 क्योंकि 7:5 के रेशो में है। देखिए, सो इट इज प्रीटी सिंपल नाउ। अगर आप देखेंगे 6 सॉरी एंड दिस इज 6 ये दो जीरोस कैंसिल्ड आउट हुए एंड दिस इज 2 9 ठीक है। तो 7 3 21, 21 9 इट इज 189। 189 Yes, sir. ठीक है। So your answer will be pretty simple. Option number D. Most of you have given correctly. Fantastic. So ये मेरा पर्पस है कि आप ट्राई करते रहिए। भले ही आपका आंसर गलत भी आएगा ना, तो भी आप देखिएगा नेक्स्ट टाइम से आपको इसकी प्रोसेस को बहुत हद तक याद रखने में सक्सेस मिलेगी। बट अगर आप कलम नहीं चलाओगे, खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, तो मैं तो क्या कितने ही लेक्चर करा डालूं, कुछ नहीं होने वाला भाई। डीआई तो इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चलो, तो सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली, if you can see the number of women working in IT department in the organization form approximately what percent of the total number of employee in that organization from all department together. Now एक बात आप ऑब्जर्व करिएगा कि अगर मुझे सेम आईटी को ही कंपेयर करना है, या मुझे बेसिकली पता है कि बेस हमारा 1800 है, तो एवरी सिंगल टाइम आई डोंट नीड टू कैलकुलेट वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू अपन लास्ट में निकालेंगे। लाइक इन क्वेश्चन नंबर 74 आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज। देखो परसेंट, तो परसेंटेज निकालना है, दैट मींस आई डोंट नीड टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यूज। सो क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है वो देखते हैं। आईटी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन वुमन। सो आईटी में कितने वुमन हैं ये हमको कंपेयर करना है किसके साथ? फॉर्म अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ लिखा है, याद रखिएगा। ऑफ का मतलब होता है सीधा कंपेयर। कल हमने देखा था देन लिखा था, तो देन में हम डिफरेंस को कंपेयर करते हैं, ऑफ में हम सीधे एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो आईटी वुमन बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, आईटी वुमन न्यूमरेटर आएगा तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? जो उसके बाद वाला वैल्यू है, उसके बाद में क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट टुगेदर। सो टोटल मतलब 1800 टोटल एम्प्लॉय। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, सो आईटी में वुमन में, आईटी के वुमन में कितने हैं ये निकालना है और उसको कंपेयर करना है टोटल एम्प्लॉइज के साथ, ये कहना चाह रहा है वो। सो आईटी में, आईटी के लिए पहले आपको कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले आईटी निकालना पड़ेगा। 1800 का 18 आईटी डिपार्टमेंट इज 23/100 राइट। इसमें वुमन कितने हैं? वुमन कितने होंगे आईटी में? कम ऑन फटाक से बताइए, आईटी के वुमन कितने होंगे? 4/9। 4/9। सबको दिखना चाहिए, ये सामने लिखा है डेटा आपके पास, बढ़िया। 4/9। सो इतने लोग होंगे आईटी वुमन में, करेक्ट। दिस इज डिवाइडेड बाय इंटायरली 1800। समझ में आ रहा है आपको? टोटल एम्प्लॉय से। अब ये देखो, कैंसिल्ड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ चीज तो वैसे ही कैंसिल्ड आउट हो जाने वाली है, राइट। अब इसके बाद का वैल्यू हमको कैलकुलेट करके देखना है कि ये कितना आने वाला है। तो टोटली कितना आ जाएगा बताइए? सबसे बड़ी बात क्या मांगा है आपसे? अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। अप्रोक्सीमेटली मांगा है, दैट्स इट। Yes, sir. So 23 fours are how much? 23 twos are 46, 92, right? 92 divide by 100 into 9. ऐसा करेंगे? Yes or no? कि कुछ रह गया यहां पर? सर ऐसे ही करेंगे आई गेस। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ आपको समझ में आ ही गया होगा कि इंटू 100 और मार्क करना था हमको यहाँ पर। तो Yes. परसेंटेज हाँ। निकलेगा इंटू 100, करेक्ट। ये 100 से 100 कैंसिल हुआ। ये कितने गुना जा रहा है? हाउ मच टाइम अप्रोक्सीमेटली? 92/9। 10%. 10. अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी 10%। सो ऑब्जर्व कीजिए कैलकुलेशन को कम से कम करके हम लोग कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं।
ठीक है, परसेंटेज जब निकालना होगा तो बस इतना ही था कि अपने को इंटू 100 करना है, ठीक है। बाकी चीजें देखो अपन ने कैलकुलेट कम किए एंड देन आंसर हम लोग ने निकाल लिए। अगर हम गलती करते कि पहले आईटी निकालते फिर उसको कंपेयर करते तो ये आपका टाइम बढ़ा लेता था, राइट। सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट, योर आंसर विल बी व्हाट 10%। 10% अप्रोक्सीमेटली ये फॉर्म करते हैं टोटल वैल्यू का, ठीक है। और इसका एक और सिंपल सा तरीका ये भी था कि आप सीधे 23% का 4/9 निकाल सकते थे, तो भी आपका आंसर आ जाता था वैल्यू में वाइज। क्यों? क्योंकि 23% का वुमेन का परसेंट निकाल लिया तो वो ओवरऑल इंटायर में निकल के आ जाएगा, दैट इज व्हाट इट मींस। चलो 75th क्वेश्चन, ये भी समझ आया। क्वेश्चन नंबर 73 एंड क्वेश्चन नंबर 74 क्लियर हुआ? यस सर। चलो let us try question number 75th. फिफ्थ में व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशो, मतलब फिर से रेशो मतलब वैल्यू की जरूरत नहीं है, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दैट डिपार्टमेंट। सो दिस क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू पीपल, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं नहीं करवा रहा हूं ये। और what is the respective ratio of number of men working in account department to the total number of employee working in that department, तो ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। let us try question number 77, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आर प्रिटी सिंपल, रेशो ही निकालना है, इसका कुछ नहीं करना, जैसे 74 में किया था वैसे यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे, बस इतना ही करेंगे कि डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 जो नहीं किया था वो नहीं करेंगे, बाकी 75 एंड 76 आर सिमिलर, ठीक है। सो कीप ट्राइंग क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होगा भाई। चलो 77 ट्राई करते हैं, चलिए रीड करिए एक बार, आई एम गिविंग यू 20-30 सेकेंड्स, बिट कैलकुलेशन है थोड़ा सा इसलिए मैं करवा रहा हूं आपको ये। सो क्वेश्चन नंबर 77 में इफ यू कैन ऑब्जर्व द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। सो एक सिंपल सी बात यहां समझिए आप, डिपार्टमेंट सेम है, डू वी हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट? नो। सो वी हैव टू कंपेयर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैन को टोटल एम्प्लॉइज के साथ। तो एक और छोटा सा अंडरस्टैंडिंग अब यहां से ले लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन इजी हो सके। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके पास 28% लोग हैं, सो ऑल्दो हमारे पास टोटल एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ दी हुई है 1800, but because I have to calculate percentage, I don't need to calculate values here. So similar thing you could have done in 75 and 76 also, यही आप करना, 1800 की जरूरत नहीं है मुझे, I could have tried with 100 also। तो 100 अगर टोटल एम्प्लॉइज होंगे तो उसमें प्रोडक्शन में कितने होंगे, प्रोडक्शन में कितने होंगे, देयर विल बी 28% of it, so there will be 28 employee in production। why I can do this? because I don't need to calculate in numbers। परसेंटेज का ये लिबर्टी है कि आप परसेंटेज में 100 बेस या और कुछ भी लेके आप अज्यूम करिएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट वही आने वाला है, आपका आंसर वही आ रहा है, इनफैक्ट रेशो में भी वही आएगा आपका आंसर। तो रेशो और परसेंटेज के लिए यू डोंट नीड टू कैलकुलेट वैल्यूज। सो क्या कैलकुलेट करना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के में कितने मेल मैन कितने हैं, तो मैन कितने हैं भाई, तो दिस इज 28, मैन कितने हैं प्रोडक्शन में, इट शुड बी 11/12। सो दिस इज नंबर ऑफ मैन डिवाइडेड बाय, कैन आई से डिवाइडेड बाय, किससे कंपेयर करना है आपको, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। तो हमारे हिसाब से टोटल कितने वर्क कर रहे हैं, एग्जैक्टली 28। दैट मीन्स I have to calculate only 11/12. That's it. If you know what is 1/12, 1/12 is 8.33%। ठीक है, रेसिप्रोकल के लेक्चर से नहीं भी पता है तो you could have done it by this into 100, सेम है। बट अगर आपको पता है 1/12 is 100, 1/12 is 8.33, so 11/12 will be what? It is 8 times of this. So what will be the answer? 8.33 into 11,
ठीक है, या आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, वही बात आने वाला है. So your answer will be option number B. B, 91.67. So you could have understood this thing now कि भाई although value is available, still we could find answer by only observing numbers को आप 100 में ले लीजिए या अपने हिसाब से कंफर्टेबल ले लीजिए. ठीक है, ऐसा मैं तब नहीं कर पाता जब मुझे प्रोडक्शन को आईटी से या प्रोडक्शन को किसी और से कंपेयर करना होता था. दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे थोड़ा सा वैल्यू की तरफ या एटलीस्ट 1800 को इस्तेमाल करना पड़ जाता था भाई. ठीक है, सो इट्स अ प्रीटी सिंपल सेट, नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स रिक्वायर्ड हुआ हमारे लिए. तो हमने ये पहला सेट कर लिया. एनीवन, एनी क्वेरी? चलिए इसके बाद वाले सेट पे मूव करेंगे हम लोग. इसके बाद वाला जो सेट है, अगेन इट्स अ गुड सेट. अगर आप ऑब्जर्व करें, क्या है इसके सेट की खास बात, क्या है देख के बताओ ये कौन सा टाइप हुआ. बार ग्राफ मत बोलना, बार ग्राफ सबको ही दिख रहा है. कौन सा टाइप हुआ ये बार ग्राफ में भी एक्स्ट्रा एडिशनल क्या हो गया यहाँ पर? Joint bar graph. हाँ, It's a joint bar graph. जॉइंट. Joint. जॉइंट को क्या बोलेंगे और अपन थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में? इट्स अ क्यूमुलेटिव बार ग्राफ. क्यूमुलेटिव बार ग्राफ. क्यूमुलेटिव बार ग्राफ में होना क्या है यहाँ पर ये देखिए. बट पहले बताइए कि समझ आ रहा है कि मैकेनिकल कौन, इलेक्ट्रिकल कौन, सिविल कौन? Yes, sir. इतना Yes, आप थोड़ा सा sir. समझ लेना. Yes, आई sir. एम प्रीटी श्योर आपके एग्जाम के टाइम पे आपको कलर में ही आएगा. ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में रह गया है क्योंकि उस समय तक हमारी क्लासेस भाई ऑफलाइन ही होती थी. अब जो मटेरियल बनेगा वो कलर्ड में भी बनेगा. ठीक है, तो इफ यू कैन ऑब्जर्व ये ग्राफ को अगर आप समझने की कोशिश करें, कोई मुझे बताएगा कि कॉलेज ए में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल की सेपरेट वैल्यूज कितनी है कॉलेज ए के लिए? मुझे चैट बॉक्स में लिख के दो, बाकी कुछ नहीं सॉल्व करना है. ठीक है, चैट बॉक्स में लिख के दो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको. मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल की वैल्यू किसमें? कॉलेज ए में. यस अथर, बट बेटा कैलकुलेशन अपना गलत हुआ है. चलो समझो, थोड़ा सा ये आपको मुझे लग रहा है समझने में दिक्कत किया है. इसलिए ये ग्राफ देखो समझना जरूरी है, इसलिए टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट समझ में आया तो बस क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे इसमें. इसको क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जो पिछला वैल्यू है वो अगले में ऐड हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11. अब अगर मुझे इसका क्यूमुलेटिव ऐड करना है तो मैं पहला वैल्यू 2 लिखूंगा, दूसरा 5 लिखूंगा, तीसरा 10 लिखूंगा. ठीक है, फिर उसके बाद 10 के बाद 5 हो गया, 10 हो गया, 17 लिखूंगा और इसके बाद 28 लिखूंगा. तो क्यूमुलेटिव सम इज 28. अगर आप इनको जोड़ोगे तो भी ये भी क्या आने वाला है? 28 ही आने वाला है. सो क्यूमुलेटिव में पिछले वैल्यू को आप ऐड करते हुए चलते हैं. यहां ये ऑब्जर्व करना है कि ये भी क्यूमुलेटिवली यहां ऐड होता चल रहा है. इतना क्लोज नहीं देना है बेटा. आप लोग ने जो आंसर्स दिए, वैल्यूज दिए, वो बहुत क्लोज है. ठीक है, आर्य अभी आपको भी समझ आएगा कि क्या मिस्टेक हो रहा है. तो अंडरस्टैंड कीजिए, यहां सब बिल्कुल ऑब्जर्व करना इसकी तरफ. इतना पोर्शन ही किसके लिए है? मैकेनिकल के लिए है. इतना पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल के लिए है और इतना पोर्शन सिविल के लिए है. सो सिविल प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल is this entire value. Okay, so this entire value consists of, अब कितनी है वो देखो, अप्रोक्सीमेटली कितना दिख रहा है. अब देखना यहां पे, आप देखो, याद रखिए किसी ने मेरे को 810, 750 एस टाइप का मतलब 10 के मल्टीपल्स में लाया, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. अगर आप देखेंगे ये 200 की यूनिट्स पे बनता हुआ चल रहा है ग्राफ, तो यहां पर आपको मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? 50-50 के 4 यूनिट्स बन सकते हैं. इसका मतलब कहने का है
कि एग्जैक्टली अगर 400 और 200 के बीच में होगा तो वो 300 होगा, अगर वो 200 के करीब होगा तो वो 250 होगा, 300 के ऊपर होगा तो 350 होगा, मतलब 400 के करीब होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 50 के 4 यूनिट्स ही बन पाएंगे, बट उसमें आप 10, 20, 30 के यूनिट्स नहीं बना पाएंगे। इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट है वो, ऐसा कभी भी नहीं पूछेगा। और जानबूझ के अगर आपको उसने वैल्यूज नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आप ऐसे ही एज्यूम करें, बड़े मार्जिन में अजम्पशन करना है 50 या 100 के मल्टीपल्स में। अदरवाइज आप इधर से उधर थोड़ा सा भी हुआ 10-20 पॉइंट तो आप इधर उधर चले जाएंगे, क्वेश्चन पूरा बिखर जाएगा। तो आप पहले मुझे ये बताइए कॉलेज ए का टोटल वैल्यू कितना है? व्हाट इज द टोटल वैल्यू यू आर अज्यूमिंग? बोलो। 900। देखो 1000 और 800 के बीच में है क्या? Yes, sir. That's it. Yes, good. सबके 900 आ रहा है, फैंटास्टिक। सो टोटल समेशन इज 900। अब हम मैकेनिकल से गिनना चालू करेंगे। मैकेनिकल यहां तक है, देखो। सो मैकेनिकल विल बी व्हाट, हाउ मच? इज इट 300? 300. पक्का 300, 250 तो नहीं है? No, 300. इट इज 300। अब कहना इसे 900 में से 300 जा चुका है भाई, इतना वैल्यू जा चुका है। तो ये जो वैल्यू होगी ये कैसे निकाली जाएगी? 300 से ऊपर जाके। ये वाला कौन सा पॉइंट है बताइए? 600 के ऊपर वाला 700 है या 650? 650. तो ये वाला पॉइंट 650 है, ये वाला पॉइंट 300 है। इसका मतलब है कि 650 में से 300 जा चुका है, तो इलेक्ट्रिकल कितना होगा? 350। और ये वाला पॉइंट जो है वो 900 है ऊपर वाला। अब उसमें से 650 जा चुका है टोटल, इसका पहला पार्ट और ये दूसरा, ये दोनों जा चुके हैं। तो 650 चला गया है, तो कितना बचेगा 900 में से? 250. तो सिविल कितना हो जाएगा? 250। देखो समेशन करके 900 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस और नो? यस बन रहा है सर। अब जिसने आंसर्स इंक्लूड करके दिए थे तो इसका मतलब क्या हुआ? समेशन ऊपर चला गया भाई। यस और नो? चलो, तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब मेरा सजेशन आपके लिए ये है, इसका एक टेबल बना लो। मैं भी बना के दूंगा आपको, बट अभी नहीं, पहले आप बनाएंगे। सिमिलरली एक टेबल बना लो, भले ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होंगे टेबल के लिए, बट मैं चाहता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। तो सिमिलरली कैसा टेबल बनेगा? हॉरिजॉन्टल में कॉलेज ए बी सी डी ई डाल लो, और वर्टिकल में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल डाल लो, ताकि आप ऐसा 250, 350, 300 ए के लिए हो गया, वैसे बी सी डी ई के लिए भी आप निकाल लो। टेबल बन जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, केवल हल्का फुल्का कैलकुलेशन। ठीक है, समझ आया सभी को कैसे निकाला मैंने? राइट? तो इंक्लूडेड होता है, क्यूमुलेटिव वैल्यूज हैं इसमें। ठीक है, तो 650 जरूर लिख रहा है, वो 650 नहीं होगा यहां पर भाई। बनाओ टेबल, बनाओ फटाफट सभी। हो गए भाई वैल्यूज? टेबल बना क्या? Yes, sir. चलो टेबल बताते जाओ भाई। ये सही बन रहा है? बी करेक्ट है? Yes, sir. डी और ई फटाफट बता दो, चलो मेरी को मेहनत मत कराओ। डी कितना है? Sir, for D, mechanical is 350, electrical is 450, and civil is 500. For E, mechanical is 400, electrical is 350, and civil is 450. चलो भाई, सबके ऐसा टेबल बन गया होगा। अगर ये टेबल बन गया मतलब ये क्वेश्चन में अब आपका पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट हो गया है इसके ऊपर। तो अब
आप समझ रहे होंगे कि भाई कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। मेजर डेटा इंटरप्रिटेशन में यही रहता है कि हम जितना जल्दी डेटा को कन्वर्ट कर लें। सॉरी ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, बोलिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। सर Ratio of number of male to female student in the electrical discipline from college B is 16:9, and total professor from the same college and same branch is 100/9% of total female student from the same branch, and same college then find the total number of professor in electrical branch from the college B। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन तो आपको एक बार दो बार पढ़ना पड़ेगा, दोबारा ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अथर्व का कहना है कि सिविल फ्रॉम कॉलेज ई इज 400। श्योर? ये डेटा आपने क्रॉस चेक किया? मत फॉलो करना भाई एग्जैक्टली। हाँ, ऐसा गलती नहीं करेंगे आप। बेटा वो 450 ही है। सर ये टोटल 400 ये आ रहा है सर 1400 डी वाला। क्या आ रहा है? 1400 सर, ये डी कॉलम नहीं है सर, इसकी टोटल सर। डी कॉलम का समेशन 1000 वो। अच्छा ये 500 दिख रहा है, सॉरी यार, सॉरी ये दिख रहा है 600 है एक्चुअली। मैंने लिखा 500 था। हाँ, मैंने लिखा 500 था पर वो दिख 600 रहा है 500 ही भाई वो। करेक्ट। तो चलें क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन सब ऑब्जर्व करिएगा, जो जो पूछा है पहले, जो जो बोला है वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सब देखिएगा बोर्ड की तरफ, स्क्रीन की तरफ। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन द इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन कॉलेज बी, इलेक्ट्रिकल कॉलेज बी, दिस वन, यही बोला है। कॉलेज बी, रेशियो ऑफ मेल एंड टू फीमेल स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन फ्रॉम कॉलेज बी इज 16:9। ये रहा यहां पर। ठीक है, सो कॉलेज बी का इलेक्ट्रिकल का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिकल कितने कॉलेज बी के लिए हमारे पास 350। इनका बाइफर्केशन कैसे दिया हुआ है? ठीक है, मेल इज टू फीमेल में, मेल इज टू फीमेल में दिया हुआ है 16:99 के उसमें। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? यस और नो? यस सर। यस सर। ये हो गई पहली बात, यहां तक का मतलब है ना। एंड टोटल प्रोफेसर फॉर फ्रॉम सेम कॉलेज एंड सेम ब्रांच इज 100/9 ऑफ टोटल फीमेल स्टूडेंट इन फ्रॉम द सेम ब्रांच एंड सेम कॉलेज। ठीक है भाई, तो टोटल नंबर ऑफ जो प्रोफेसर्स हैं वो क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इस 9 का, कैन आई से इस 9 का 100/9 होंगे? यस और नो? तो प्रोफेसर्स जो रहेंगे वो मेंशन किया हुआ है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसका 100/9% होंगे। तो फीमेल कैंडिडेट 9 अपॉन, ये 9 मतलब मैंने जस्ट लिखा हूं आपको समझाने के लिए, 9 मतलब जो भी फीमेल का वैल्यू आएगा वो यहां आने वाला है। करेक्ट, सीधा सा बात है। तो फीमेल का वैल्यू कितना आने वाला है, तो पहले वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले फीमेल का वैल्यू देखेंगे कितना होगा। तो फीमेल का वैल्यू निकालने के बाद एकदम इजी हो जाने वाला है क्वेश्चन, अगर अपन ने इसको सेग्रीगेट किया तो भाई। तो फीमेल का वैल्यू होगा 16 + 9 25, राइट। तो फीमेल विल बी 350 का 9/25। ठीक है, 9/25। सो 9/25 और इसका अपन 100/9% निकालना है।
तो इस आप हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रोफेसर्स आ जाएंगे। तो इस वैल्यू का जो भी ये आने वाला है, इसका 100/9%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो डिवाइड बाय 100, 100/9। सो कैन आई से मैं कैंसिल्ड आउट कर सकता था, यहां पर ये कैंसिल्ड हो सकता था, यस और नो? यस सर। ठीक है। उसके बाद और कैंसिल्ड क्या हो सकता था? सर 9 9 9, ओके। और सर 25 and 350 yes sir 14. 25, 25 14 sir 14 14 जा जाता है पक्का? वेट सर 12 So 12. 12 या 14? 12 कैसा चलेगा? इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन में अगर आप ऐसा करोगे तो 25 1 जा 25, कितना बचा? 10, 100, 25 4 जा 12 आ रहा है, अभी भी नहीं सर 12 आ रहा है। 14 ही आ रहा है, 14 ही आ रहा है सर। ठीक है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? 14 प्रोफेसर्स होंगे भाई। सो सिंपल था। अगर आप ये देखें, इसको तोड़ तोड़ के अगर अपन ने किया, 350 टोटल थे, उसमें 16 एंड 9 का अपने पास रेशियो है, तो फीमेल अपने पास कितने होंगे? 350 का 9/25 इज फीमेल, एंड उस जो भी फीमेल की वैल्यू आएगी उसका 100/9%। अब 100/9% था, तो परसेंट था, इसलिए इंटू 100 करना, इंटू अपने को 1/100 करना पड़ता। ध्यान रखिए 100/9% लिखा होगा, तो आप इसको 100/9 इंटू 1/100 लिखेंगे। इफेक्टिवली वो 1/9 ही है अगर आप ऑब्जर्व करें तो, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100 से। सो योर आंसर विल बी 14 कैंडिडेट्स रहेंगे भाई यहां पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, मैं भी अपनी वर्कशीट से ही पढ़ता हूं, मेरे को अब यहां से दिखेगा नहीं तो अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। So the next question says is, if the number of male candidates in civil branch from college D and male candidates in mechanical branch from college A are equal, then what is the percentage of female candidates in mechanical branch of college A? Give the ratio of the male and female candidates in civil branch from college D is 13:12. Now this is important information. अगर आप ऑब्जर्व करें, पिछले क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन जैसा था, उसको उसने थोड़ा सा और रोटेट किया, घुमाया और आपके सामने रख दिया है भाई, ठीक है। सो ये बात अपने को देखना है। अब थोड़ा सा मेरे साथ ही ये हेल्प करो, फिर से मैं ये रफ करके ऊपर लेके जा रहा हूं मेरे ग्राफ को, तो आप मुझे वैल्यू फिर से बताना भाई, है ना। कोई भी एक वैल्यू बता देना भाई फिर से। चलो बोलो भाई, कोई एक फटाफट, ए का वैल्यू। अवंती बोलो बेटा। अरे कोई है या सो गए सब? सर मैकेनिकल में हाँ एक बोलो सिद्धेश, बोलो बेटा। ए का वैल्यू 300, बी का वैल्यू 350, सिविल का 250, बी का 350, जल्दी जल्दी। वापस से 350, देन 300, सी का 400, 350, देन 250, डी का 350, 450, 500, देन ई का 400, 350, 450। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर, थैंक यू सिद्धेश। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 79 में अगर आप ऑब्जर्व करें, सिविल ब्रांच कॉलेज डी मेल कैंडिडेट, तो सबसे पहली बात आखिरी वाला इंफॉर्मेशन को पहले ले लो भाई। सिविल ब्रांच कॉलेज डी मेल फीमेल रेशियो दिया हुआ है, तो फैंटास्टिक। हमारे पास सिविल कॉलेज डी, सो 500 लोग दिए हुए हैं,
अवंती आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा. यू कैन गो बैक एंड कम अगेन. ठीक है. सो 500 लोग टोटल हैं सिविल में. सिविल कॉलेज डी के लिए अगर आप देखेंगे टोटल 500 है. उसमें से हमें क्या बताया है? बाइफर्केशन बताया है कि 13:12 का बाइफर्केशन है. किसके बीच में? मेल एंड फीमेल में. सो 13:12 मतलब टोटल वैल्यू 25 है. अगर आप यहां से देखें 25 को हम अगर यहां पर कंपेयर करें तो 20 टाइम्स हो रहा है. देखो है ना. तो 13/25 ये 25. तो मेल कितने हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे 500 का 13/25 विच इज नथिंग बट 260. ठीक है. तो ये 240 हो जाएगा भाई. सो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिविल में मेल कितने, फीमेल कितने, ये निकल के आ गया. अब अगली बात अपने को बोली गई है कि मेल फीमेल कैंडिडेट जो है, द मेल स्टूडेंट्स इन द सिविल ब्रांच फ्रॉम कॉलेज डी एंड मेल स्टूडेंट फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच फ्रॉम कॉलेज ए. वेरी गुड. तो मैकेनिकल कॉलेज ए टोटल बच्चे कितने हैं? मैकेनिकल कॉलेज ए 300. इसमें से अगर आप बाइफोकेट करेंगे मेल फीमेल तो वो मेल किसके बराबर है? जितना सिविल में डी में है तो वो मेल बराबर हो जाएंगे. देखो यहां पर ये लिखा हुआ है मेल स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच फ्रॉम कॉलेज ए, तो इक्वल है. तो मतलब ये किसके बराबर हो गए? 260. यस और नो? सो 260 मेल कैंडिडेट्स. अब बोला गया है फ्रॉम कॉलेज ए, तो स्वाभाविक सी बात है 300 में से 260 अगर मेल हो जाएंगे तो बचे हुए 40 क्या हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कॉलेज ए में. ठीक है. यहां तक हमने देख लिया इक्वल. देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल ब्रांच, मतलब ये वाला वैल्यू मैकेनिकल ब्रांच ऑफ कॉलेज ए. क्या लिखा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन मैकेनिकल ब्रांच. सिंपल हो गया. तो 40 कितना परसेंट है टोटल मैकेनिकल ब्रांच का? तो सीधी सीधी सी बात है फीमेल अपॉन टोटल, ये हमको निकालना था परसेंटेज इन 200 करके. तो फीमेल कितने हैं? 40. मैकेनिक टोटल कितनी ब्रांच है? टोटल कितना है? 300 इंटू 100. तो ये कैंसिल हो गया एंड दिस विल बी 13 1/3 परसेंटेज. So what will be your answer? What is your answer? Which option? Am I audible? Option number C. Option C. Got it? So अगर आपने इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया, इसकी ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज, पहली बात डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स, डेटा आपको अनस्ट्रक्चर दिया. दूसरी बात क्वेश्चन देखो कितना घुमा घुमा के पूछे गए हैं. ये है टिपिकल डीआई, आप मान के चलिए. अंडरस्टैंड कीजिए डिफिकल्टी लेवल में बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है. केवल पढ़ पढ़कर आपको उसको स्लोली स्लोली सॉल्व करते हुए चलना है. अपने आप डेटा आपको निकलता हुआ चल रहा हो. देखो कितने परफेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं. 25 से ये डिवाइड भी हो रहा है, वहां भी डिवाइड हुआ था. देखो कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में भी बहुत ज्यादा नहीं. तो दिस इज नॉट हाईली कैलकुलेटिव, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग डीआई. तो टाइम कंजम्पशन का भी एक नया तरीका है जहां पर डेटा आपको ऐसा दिया होगा, घुमा घुमा के पूछेगा. एक टाइम कंज्यूमिंग जब होंगे जब बहुत सारा डेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी आएगा, वो भी ये देखेंगे. चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, देन नेक्स्ट 2 विल बी योर होमवर्क. तो बताइए कौन सा करें? यही वाला करते हैं. अच्छा 80 और 82 मुझे दो अच्छे लग रहे हैं, दो करेंगे अपन इसमें. इज इट क्लियर टिल 79? बोथ द क्वेश्चंस गॉट परफेक्टली फाइन. Yes, sir. 80 टेक 1 मिनट 40-50 सेकेंड्स, 1 मिनट ले लो जल्दी से. चलिए इजी है ये क्वेश्चन, कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है. 20% ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम सिविल ब्रांच ऑफ कॉलेज ई को कहां शिफ्ट करना है हमको? सिविल ब्रांच ऑफ कॉलेज सी में. ठीक है, पहले ये करते हैं, बाद में देखते हैं क्या निकालना है. तो सी को ई को सी में शिफ्ट करना है. तो ई में कितने हैं हमारे सिविल ब्रांच में? 450 एंड 250. तो ई के एग्जिस्टिंग सिविल ब्रांच के एंड सी के एग्जिस्टिंग देखते हैं. तो 450 यहां पर है और यहां पर 250 है. ठीक है. सो 20% यहां से यहां जाएंगे. सो 20% ऑफ दिस वैल्यू विल बी 90. 10% इज 45, 20% इज 90. सो 90 यहां से उठ के यहां चले जाएंगे. दैट मीन्स नाउ दिस कॉलेज विल हैव हाउ मेनी? 340 कैंडिडेट्स.
Now this college will have how many? 450 minus 90 कितना हो जाएगा? ठीक है, सो 360 कैंडिडेट्स रह गए कॉलेज ई में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ द कैंडिडेट्स students from a civil college of college C to the total students from college E. total of college E बोला है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। अब कॉलेज ई में टोटल कितने बचे हैं, कौन बताएगा? 400 मैकेनिकल, 350 इलेक्ट्रिकल, एंड व्हाट अबाउट इन सिविल? सिविल में कितने लिखेंगे? 360। 360। अब आपके पास ई में इतने बच्चे बचे हैं तो कितना हो रहा है ये? 1110। इतना होगा, 1110 होगा। तो आपसे रेशो पूछा जा रहा है सी में अब कितने बचे हैं उसका ई के टोटल के साथ। तो नाउ देखिए, सिविल के सी के स्टूडेंट्स, सी कॉलेज के, डिवाइड बाय टोटल ऑफ ई कॉलेज के टोटल ई, ये आपको रेशो निकालने को बोला। देखो यहां से समझ में आ जाएगा, आप पढ़ोगे अच्छे से। तो सिविल के कितने हैं? 340 डिवाइड बाय 1110, तो ये कैंसिल आउट हो गया। व्हाट मस्ट बी योर रेशो? 34 बाय 1111। ब्रिलियंट, शिवानी गॉट द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था ये। ओनली थिंग इज, पढ़ने में अगर हमने गलती किया तो दो गलती हो सकती थी। एक तो हम सीधा हो सकता था कि सी को ई से ही कंपेयर कर दें, यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा भी तो हो सकता था कि 450 की जगह 360 की जगह 450 लेके ही हम लोग सॉल्व कर जाते थे। तो ये एक मिस्टेक कॉमनली होती है, बट कॉन्सेंट्रेट करना है, हमको पढ़ना है, कम से कम करना है भाई। मिस्टेक्स तो होंगी, बट अवॉइड करना है कि जितना हो सके उतना लो हो सके। आखिरी एक ट्राई करते हैं इसका, देन विल मूव टू द अदर सेट्स। 82, yes, let us try. So the question is saying if 20% of the candidates from the college D are failed in yearly exam, ठीक है, 70, पहले पूरा पढ़ना भाई, हाँ, सॉल्व करना चालू नहीं, गलती नहीं। ये गलतियां कुछ एटलीस्ट आप कुछ अपने से मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। एक बड़ा मिस्टेक होता है कि हम एक एक लाइन पढ़ के चालू कर देते हैं, वो नहीं, पहले एक बार पढ़ो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करना, क्योंकि ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा आपका। So 20% of the candidates from college D are failed in the yearly exam. 75% of the total passed from college E in yearly exam. Then what will be the total candidates in college D and E together in year 2017 if 400 more are enrolled in 2017 from both the college D and E together? Consider both the college were opened in 2016. Enrollment is cancelled when a student failed in examination. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपने ऑब्जर्व किया था वो डेटा किस ईयर का दिया है, किस ईयर का डेटा दिया है, ठीक है, बताइए। 2016 का डेटा दिया है, वेरी गुड। अब आपको डेटा किसको निकालने को बोल रहा है? 2017 के लिए डेटा हमको बोला है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा जी? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बताइए, कहां से शुरू करूं? चलो 2016 से शुरू करेंगे। 2016 में कौन से डिपार्टमेंट, कौन से कॉलेज की बात कर रहा है? डी एंड ई। सो डी का समेशन कितना है? 4 3 7 8 1300, और ई का कितना है? 350। 1200। ठीक है, तो डी 2016 एंड 2017, ठीक है। डी में हमारे पास है टोटल 1300, ई में हमारे पास है 1200। अब क्या करूं बताइए?
क्या लिखा है? लास्ट वाली लाइन को पहले पढ़ना है, लास्ट वाले को, लास्ट वाले को पहले पढ़ना है या पहले अपने को ऊपर वाला जो फेल हुए उनको पहले पढ़ना है? बताओ। सर जो 400 मोर स्टूडेंट्स एनरोल हुआ 2017 में वो ऐड करना होगा 17 में। ऐड करेंगे या पहले आपको उसमें से फेल निकालना है? फेल्ड निकालने के पहले बाद फेल निकालना पड़ेगा। हाँ, दैट्स इट। ठीक है, चलो बढ़िया। फेल पहले निकालना है, तो 20% ऑफ कॉलेज डी फेल हो गए हैं, तो 20% ऑफ दिस वैल्यू कितना होगा भाई? 260। कितने बचे हैं रिमेनिंग 2016 में? 260 चले गए हैं, तो 1040 रिमेनिंग है। वैसे ही इसमें कितने फेल हो चुके हैं? 25% फेल हो गए। 75% अगर 75% अगर पास हुए हैं, दैट मींस 25% फेल हो चुके हैं। वेरी गुड। व्हाट इज 25%? 25% इज 1/4। 1/4 फेल हो गए, मतलब 300 फेल हो गए, तो 900 बचे हुए हैं। अब इसमें कितना एडिशन हो जाएगा 2017 के लिए? 400 टोटल या दोनों में 400? पढ़ो अच्छे से। टुगेदर, ठीक है। तो टोटल अभी 2016 में कितने कैंडिडेट्स हैं? 1940। तो 2017 में कितने हो जाएंगे? प्लस 400 इसको जोड़ के, तो कितने हो जाते हैं वो? 2340। व्हाट विल बी योर आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कैसा था सेट? अच्छा था सेट ये? यस सर। यस। सबसे खास बात जो मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन कितना किया मुझे बताइए? हार्डली कुछ। बट सबसे बड़ी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या था कि क्वेश्चन में रीडिंग बहुत करना पड़ रहा था हमको। तो यहाँ ये आप मान के चलिए कि ये सबसे कॉमन टाइप है आजकल आने वाले किसी भी एग्जाम का। थोड़ा सा लेंथी करेगा सेट को, टाइमिंग बढ़ाएगा और कैलकुलेशन कम कर देगा भाई। कई एग्जाम तो कैलकुलेटर ही देने लगे हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कमी उसकी हो जाएगी, उसका इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होगा, बट तो भी कैलकुलेशन से ज्यादा आजकल जो सेट्स होते हैं वो लेंथी होते हैं, रीड बहुत करना पड़ेगा। अगर आप रीड करने में गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा सेट। अब मेरे को एक बार देखने दो कौन सा लेना है। इसके बाद हम करेंगे मिसिंग डेटा वाला सेट। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 to 67. Everybody should open page number 32, 63 to 67. ठीक है, मिसिंग डेटा है ये। क्या होता है इसमें मैं अब समझाऊंगा, पहले आप अच्छे से सेट पढ़ लीजिए, एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, टेक 3-4 मिनट्स ऑफ इट, अपने से ट्राई करके देखो, और अल्टीमेटली फिर मैं बताऊंगा। प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे ये क्वेश्चन बना है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक प्रॉफिट लॉस का एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाता है आपका। ओके, सो मिसिंग डेटा पे ये सेट है। इफ यू कैन ऑब्जर्व, एम आई ऑडिबल? यस सर। सर सो मिसिंग डेटा पे ये सेट है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये मैंने सिंपल सेट रखा है, इसमें और भी एडवांस आते हैं। मिसिंग डेटा आजकल ये भी एक नया टाइप आप मान के चलिए, जिसमें एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, प्लस मैथ्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पे डेटा का भी आपको जो दिया है वो कंप्लीट डेटा नहीं दिया हुआ। अभी यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन में केवल एक टेबल दिया हुआ और कुछ वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि हमको जो मिसिंग वैल्यूज है उनको नहीं निकालना है। मिसिंग वैल्यू को हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक डेटा दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई हैं या क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो केवल उसी क्वेश्चन में लगने वाली है। वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन इज नॉट मतलब कॉमन फॉर अदर क्वेश्चंस। जो डेटा दिया है वो कॉमन है सभी क्वेश्चंस के लिए। तो जैसा मैंने बोला ना, एक टाइप इसमें ऐसा रहेगा जिसमें 5-6 और पॉइंट्स रहेंगे और पॉइंट्स के थ्रू आप इसको फिल करने बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी वो वाला सेट नहीं है ये,
वो भी एक आपका एक सेट रहेगा डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैंने बोला कोर्स उसमें और टाइप वेराइटीज बढ़ते चला जाता है। तो डीआई में अभी फिलहाल ये कर रहे हैं जिसमें हम लोग पीएलडी का ये है, छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, ये चीजें हमने की है। अगर आपने नहीं भी किया है वो लेक्चर तो भी इतना कोई बहुत बड़ा कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बचपन से आप पढ़ते हैं पीएलडी, इतनी बेसिक चीजें समझती हैं, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले वगैरह की भी इस्तेमाल नहीं होने वाला, हम सिंपल रास्ते से चलेंगे जैसे जैसे अपने को करते चलेंगे भाई, ठीक है। तो लेट अस ट्राई ये टेबल। अब मैं आगे मेरा क्वेश्चंस पे जाता हूं, सीधा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इतना ही लिखा है कि in the table data related to 5 items ABCD, cost price, mark price, selling price, discount percentage, profit percentage and so on and so forth. So हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली समझ लेते हैं पहले डेटा को। कॉस्ट प्राइस जो कि कॉस्ट है हमको पता है, मार्क प्राइस को आप कैसे लिख सकते हैं, मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ये कॉलम में और ये कॉलम में परसेंटेज लिखा हुआ है, बाकी 3 कॉलम रुपीस में दिए हुए हैं। तो अगर मुझे मार्क प्राइस को लिखना है तो सेलिंग प्राइस की रुपीस की वैल्यू को डिस्काउंट की वैल्यू में ऐड करके लिखना है, और वैसे ही सेलिंग प्राइस को मैं लिख सकता हूं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट में। तो फिर से ये जो कॉलम है, इस कॉलम में हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी हुई है, ये काय में दी है, परसेंटेज में। तो ये बात आप ध्यान रखना। अदरवाइज अगर ये प्रॉफिट का रुपये में दिया होता तो सेलिंग प्राइस का कॉलम कैसे बन जाता था, अगर मैंने इसको ए दिया, बी दिया, सी, डी और ई कॉलम दिया, तो अगर मान के चलिए प्रॉफिट रुपीस में दिया होता तो ए प्लस डी इज इक्वल्स टू ई बन गया होता था, और अगर डिस्काउंट भी अगर प्रॉफिट रुपीस में दिया होता था तो बी का जो वैल्यू है वो ई प्लस सी बन चुका होता था। तो इस तरीके से आप रिलेशंस बना पाते थे, बट यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वी कुड फाइंड आउट अगर हमने ये डेटा जो दिया है उसको समझ के किया। मार्क प्राइस क्या होता है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस में आप बेच रहे हो। एंड फाइनली कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिसमें आप बाय कर रहे हो। तो एज अ वेंडर अपने आप को सोचो, कस्टमर कभी मत सोचना। पीएलडी इज ऑल अबाउट वेंडर। आप दुकानदार के पर्पज से अपने आप को दुकानदार रखो, मेरी कॉस्ट प्रोडक्ट की क्या है, मैंने जो खरीदा उस प्रोडक्ट को। सेलिंग प्राइस क्या है, जितना मैंने बेचा। डिस्काउंट क्या है, जो मेरे प्राइस प्रिंटेड प्राइस था उसमें मैंने कुछ कम करके दिया, ठीक है। प्रॉफिट क्या है, जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर मैंने कमाया। तो ये बेसिकली आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पीएलडी में, प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। आपस में क्या रिलेशन है वो यहाँ आपको मिल ही जाने वाला है, अपन देख सकते हैं भाई उसके बाद, ठीक है। तो चलिए अपन क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे यहां से। पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास टेबल मेरे शीट में है तो मैं वहां से देख सकूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 63, इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम बी इज ₹100 मोर देन मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम ए, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी, ठीक है। तो अच्छा एक काम करता हूं, मैं टेबल वाले पे रखता हूं अपने आप को, क्वेश्चन यहां से पढ़ता हूं मेरे पास से, ठीक है। तो मार्क प्राइस ऑफ आइटम बी, आइटम बी मार्क प्राइस ये वाला वैल्यू, ठीक है, जो नहीं दिया है वो मेंशन किया है 100 मोर देन मार्क प्राइस ऑफ आइटम ए, इस वाले वैल्यू से 100 ज्यादा है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी, आइटम बी का सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, ठीक है। सो कैसे निकाला जा सकता था वो बताइए, कैसे निकाल सकते थे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। Is it possible to identify or not? Tell me. एक बार एक काम करिए, आप क्वेश्चन पूरे रीड करिए और एक ट्राई आप अपना लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ट्राई नहीं लोगे तो दिक्कत करेगा भाई। मैं एक आपको 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चंस रीड नहीं किया है अभी। क्वेश्चंस अच्छे से रीड करो एक बार सारे, और मुझे बताओ कि कैसे क्या करना हो। पहले क्वेश्चन में कहां से प्रोसीड करेंगे, आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये सब बताओ क्या। टेक 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ब्रिलियंट, लेट अस ट्राई। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ा आपने सारे क्वेश्चंस पढ़े 63 to 67? यस और नो? यस सर। जल्दी से यस और नो Yes, लिख sir. के बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। सो मार्क प्राइस ऑफ आइटम बी
is 100 more than item A. Now listen, हम B और A का जो जो डेटा हमारे पास निकालना है, मार्क प्राइस है ना, ये जो है मार्क प्राइस के बाद डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, एंड देन सेलिंग प्राइस। तो A का हमारे पास ये तो दिया नहीं है, B का हमारे पास भी ये दिया नहीं है, डिस्काउंट परसेंटेज दिए हैं 10%, 10%, वेरी गुड, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 180, करेक्ट। इसका हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। अब अगर आप समझिए सेलिंग प्राइस अगर 180 दिया है और डिस्काउंट परसेंट 10% दिया हुआ है, तो क्या मैं मार्क प्राइस निकाल सकता हूं? यस तो नो? Yes. यस, यू कैन कैलकुलेट। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग यहां लेके चलिए। डिस्काउंट जो परसेंटेज होता है वो कैसे निकलता है? डिस्काउंट रुपीस डिवाइड बाय मार्क प्राइस से इनटू 100, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में देखूं, मैं इतना कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाऊं, चलो अभी मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बताता, मैं वैसे बताता हूं, सीधा सीधा सा लॉजिक। अगर मार्क प्राइस 100 है, उस पे अगर 10% का डिस्काउंट दूंगा मैं, डिस्काउंट इसमें से माइनस करेंगे, 10% लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में अगर मार्क प्राइस 100 है, 10% का डिस्काउंट दिया 10 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 90। तो 90 अगर सेलिंग प्राइस है, जो कि ओरिजिनली हमारे पास किसके बराबर दिया हुआ है? 180 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा? निकल जाएगा। सो वी कैन कैलकुलेट मार्क प्राइस हियर परफेक्टली। तो मार्क प्राइस बराबर निकल के आ जाएगा किसके लिए? ए के लिए। तो ए के लिए अगर मार्क प्राइस देखूंगा मैं, तो 90 के बराबर 180 है, तो 200 के बराबर कितना हो जाएगा? 200, राइट। 90 180 मतलब 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स। सो कैन आई से मार्क प्राइस ऑफ ए विल बी 200। सो व्हाट विल बी मार्क प्राइस ऑफ बी? 300. अब इसमें से 10% अगर डिस्काउंट निकाल दिया, 10% डिस्काउंट निकाला, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 270. 270। दैट्स इट, व्हाट इट। ऐसे अपने को निकालना है क्वेश्चन में। बस आपको इतना समझना था कि रिलेट कैसे करना है डेटा को। तो यहां अगर आपको पीएलडी का कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ये, और जिन्होंने किया नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा होंगे सेशंस, तो अकॉर्डिंगली आपको करते चलना है भाई, ठीक है। अभी जितना अपने को बेस्ट टू बेस्ट समझ आ रहा है समझो, ताकि दोबारा जब आप करो तो बहुत हद तक अपन क्लैरिटी के साथ जा पाए भाई, ठीक है, काफी हद तक क्लियर हो पाए आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, अपन दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। सेकंड, अभी दूसरा करना है, कौन सा करना है? चलो दूसरा ही करते हैं, चलिए लेट अस ट्राई सेकंड क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए, अब आपने पढ़ लिया, अब मैं टाइम नहीं दूंगा भाई, ठीक है, फटाफट करेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए इज हाउ मच लेस देन इट्स मार्क प्राइस इफ द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर सेलिंग इट्स selling item A is double the discount percent offered on item A। अब याद रखिए जो डेटा हमने निकाला था A के लिए वो खत्म हो चुका है, उसका एक्सपायरी हो गया, अब वो डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं रहा। अब A के डेटा पे हम लोग चलेंगे, A के डेटा पे हम जाएंगे, A पे लिखा हुआ 64 के डेटा पे हम जाएंगे। 64 पे क्या लिखा है कि जो मार्क प्राइस इफ द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर सेलिंग इट्स ए इज डबल द डिस्काउंट ऑफर। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? ए का अगर डिस्काउंट 10 है तो प्रॉफिट कितना होगा? बोलिए, ए का प्रॉफिट कितना होगा? 20%. यस और नो? एक बार पढ़ो जल्दी से, क्या पढ़ा फिर आपने? अगर भाई मैंने 2 20%। तो क्या था? 20%. Yes, it should be 20%. Fantastic. This is 20%. Correct? So 20% is profit. अब आपसे क्या पूछा गया है? The cost price is how much less than its mark price. Fantastic. Now जैसा हमने मार्क प्राइस निकाला था, तो मार्क प्राइस तो अब सेम ही रहेगा क्योंकि ये तो फिक्स डेटा है, 180 फिक्स है, 10% फिक्स है, सो दिस विल बी 200 ओनली जब हमने निकाला था। तो अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, बस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस भी ऐसे ही निकलेगा, इफ
CP is 100 plus profit is how much? 20%. What will be SP? SP is 120. So 120 के बराबर हमको क्या दिया हुआ है? 180 गिवन है, तो 100 के बराबर आपको निकालना है, तो क्रॉस कर देंगे यहां से. सो दिस इज 100 इंटू 180 अपॉन 120. ये कैंसिल्ड हो गया. 6 3 6 2 250. तो व्हाट विल बी कॉस्ट प्राइस? यस, व्हाट विल बी योर कॉस्ट प्राइस? 53 how much? 150. So 150 will be your cost price. Mark price is already given. आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछा था. So what is the difference? Answer will be option number. मेरी आवाज आ रही क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर क्या होगा भाई? 50. आंसर विल बी 50. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. समझ में आ रहा है? क्या किया? कॉस्ट प्राइस तो निकालना पड़ा, मार्क प्राइस पहले का दिया हुआ था और प्रॉफिट परसेंटेज हमको अवेलेबल किया गया, पर प्रॉफिट परसेंटेज अवेलेबल हुआ सो हम उससे कॉस्ट प्राइस तक पहुंच गए. कॉस्ट प्राइस के लिए प्रॉफिट को जोड़ना पड़ेगा, मैंने क्लियर किया था आपको, और मार्क प्राइस के लिए डिस्काउंट को जोड़ना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से. सेलिंग प्राइस दोनों की बीच की कड़ी है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था हमको. सो इस तरीके से हमने 150 सीपी निकाला, मार्क प्राइस 200 निकाला. आंसर विल बी डिफरेंस बिटवीन देम इज 50. ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65th क्वेश्चन में. अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी करवा देता हूं तो आपका एक अच्छा रिवाइज होता है भाई. चलो 65, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा है बट छोटा जरूर है, शायद उसमें देखें क्या है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम सी. बढ़िया. तो सी के लिए हमको डिफरेंस निकालना है. सी पे जाएंगे. अब सी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है. बढ़िया. कॉस्ट प्राइस भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है. बढ़िया. कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस. जैसे ही सेलिंग प्राइस निकलेगा आप उसको डिस्काउंट से कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं? मार्क प्राइस. ऐसे जोड़ना पड़ेगा. ये वंडरफुल, बढ़िया क्वेश्चन है. तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट का सहारा लेके मार्क प्राइस, और जैसे ही मार्क प्राइस मिल जाएगा आपको क्या निकालना था? डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. तो मार्क प्राइस मिलेगा तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का डिफरेंस निकाल लेंगे. तो देखें कैसा होगा. तो पहली बात तो ये प्रॉफिट परसेंटेज जो अजीब सा दिया हुआ है वो देखने के लिए बस दिया हुआ है, कुछ बड़ा वो नहीं है. आप ऑब्जर्व करेंगे. सबसे पहली चीज, कॉस्ट प्राइस इज गिवन 110. ठीक है, पहले मैं प्रॉफिट परसेंटेज को थोड़ा इजी करता हूं. ये लिखा हुआ है 29/6/11 परसेंटेज, मतलब इंटू 1/100. करेक्ट. तो ये अपने पास इस तरीके का कुछ दिया हुआ है. आप इसको पहले सिंपल कर लीजिए भाई. 29 11 कितना होता है? 29 10 290 प्लस 29 9, अगर अपन ने देखा 11, ये 319. 319 में 6 को ऐड कर दीजिए, यहां ऐड कर दीजिए 6 को, तो कितना हो जाएगा? ये 325. सो कैन आई से दिस विल बी 325 अपॉन 11 इंटू 1/100. ठीक है, इस टाइप की कुछ वैल्यू है ये. अब मैं क्यों इसको ऐसा डिनोमिनेटर में 11 में रख रहा हूं? क्योंकि देखो ये 11 110 से डिवाइड होने वाला है, पक्का है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर अपन छोटा कर पाएंगे तो कर लेते हैं, अदरवाइज इसको अपन लोग वैसे भी कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते थे. तो कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे? इसको यहां से अगर आप देखेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 3.25, बट 100 से नहीं डिवाइड करते, इसको एज इट इज रखते हैं अपन. ठीक है, 325 इंटू 1/100. तो ये प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट परसेंटेज. इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 110 के साथ. तो 110 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास भाई. तो प्रॉफिट कितना होगा? दिस वैल्यू इंटायरली 110 इंटू 325 अपॉन 11 इंटू 1/100.
पहले तो ये 11 से कैंसिल हो रहा है, देखो 10 टाइम्स, फिर से ये कैंसिल हो रहा है, ये 0, ठीक है। इसके बाद 5 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 5, 6 जा 5, 5 जा 65 by 2 is how much? 32.5. So 32.5 is profit. प्रॉफिट वैल्यू में आ गया हमारे पास। तो हमारे सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया? 142.5. तो द फर्स्ट वैल्यू दैट वी आर गेटिंग इज 142.5 हमारा सेलिंग प्राइस आया। अब सेलिंग प्राइस का हम लोग हेल्प करेंगे डिस्काउंट के लिए, एंड डिस्काउंट को हम लोग सॉल्व करते हुए निकालेंगे मार्क प्राइस इसका भाई, ठीक है। तो मार्क प्राइस कैसे निकलेगा? अपन ने जैसे ए के लिए निकाला था, ठीक है, ए के लिए निकाला था, वैसे ही हम लोग निकालेंगे अब सी के लिए भी। तो सी के लिए देखिए, वही मैं बोल रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, सीधा सा अपन हिसाब रखेंगे, 100 मान के अज्यूम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला वैल्यू मिल गया हमको, अब ये वाला वैल्यू चाहिए हमारे लिए। तो लेट अस से मार्क प्राइस अगर 100 है मान के चलिए, उसमें अगर मैंने डिस्काउंट माइनस किया तो डिस्काउंट कितना है? 5%। तो 5 रुपीज माइनस किया तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 95। सो 95 के बराबर गिवन है हमारे पास कितना? 142.5। आपको 100 के बराबर निकालना था। तो देखें, 100 इंटू 142.5 डिवाइड बाय 95 है ना। तो ये जाता है 5 के से 19 टाइम्स, ये 5 से 20 टाइम्स। ये डेसिमल मैंने हटा दिया तो ये 10 डिनोमिनेटर पे आ गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 19 से ये लगभग तय है कि ये डिवाइड होने ही वाला है। इतना अपने को अंडरस्टैंडिंग लेना ही है। 19 का टेबल पढ़ो, कितने बार जाएगा? 19 1 जा 38, 76, 19 7 जा, what is 19 7 जा? 133. 133। तो 7 टाइम्स जाएगा 133। कहां तक पहुंचे अपन? 133। कहां तक जाना था? 142। कितना बचा हुआ है? 9 95 95 मतलब 95 जा, दैट्स इट, कट गया ये। 75 इंटू 2, सो कितना वैल्यू आ गया? 150। बढ़िया, मिल गया हमको वैल्यू यहां पर। तो व्हाट इज द वैल्यू हियर? दिस वैल्यू विल बी 150। आपसे क्या पूछा था? इसका इसके साथ डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? कितना भाई? 8. 7.5, 7.5 रुपए का डिफरेंस है। समझ आया क्या कि नहीं समझ आया? चलो एक बार और ले लेते हैं, एक बार और करते हैं इसको। अच्छा खाना क्वेश्चन, देखो एक लाइन का क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन कितना करा डाला आपको, बढ़िया था क्वेश्चन। हुआ ये कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था? हमारे पास दिया हुआ था ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। हमको पता है कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट जोड़ के हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, वही मैंने किया। कॉस्ट प्राइस तो गिवन है 110, बट ये जो वैल्यू दिया था ना, ये बड़ा अजीब सा नंबर था, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया मैंने आपको बताया इसको, ठीक है। 6/11 को हमको वैसा रखना पड़ा। तो अगर आपने यहां ये कर दिया, इसलिए देखो अल्टीमेटली इतना परसेंटेज निकालने में डिफिकल्टी नहीं हुई और एग्जैक्ट वैल्यू आई है 32.5 इज एब्सोल्युटली एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमने क्या किया, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से हटाया, परसेंटेज का सिंबल हटाया, मतलब 1/100 किया, तो ये वैल्यू निकल के आया। और इसके बाद हमको पता था कि प्रॉफिट जो है वो ऐसे कैलकुलेट होने वाला है, 110 का 325/11 इंटू 1/100, सब कुछ कैंसिल आउट किया। मैंने क्यों नहीं किया मालूम है? क्योंकि ये 11 और ये 110 में मुझे पहले ही रिलेशन मिल गया था, इसलिए मैंने इसको कैंसिल नहीं किया और उसको खत्म नहीं किया भाई। तो ये देखो कितना आसानी से कटा, 10 टाइम्स और ये कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद 32.5 हमारे पास प्रॉफिट आया वैल्यू में, इससे सेलिंग प्राइस निकला 142.5। इसके बाद ये इजी हो गया, हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। मार्क प्राइस अगर 100 रुपए है, उसमें से 5 रुपीज का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस होगा 95। तो 95 के बराबर 142.5, सो 100 के बराबर कितना? सो दैट विल बी, कैलकुलेशन करने के बाद 150 आया। तो मार्क प्राइस 150, सेलिंग प्राइस 142.5। क्वेश्चन में हमसे क्लियरली पूछा था डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस
आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ लो एक बार और। आई एम गिविंग यू 30-40 सेकेंड, इफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। So the question number 66 says is find the profit percentage of item E if the percentage discount of, अच्छा उसके बाद क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई इसके बाद? सर वो ऑफ होना चाहिए ना? ऑफ होना चाहिए था ना? यस सर। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, तो वो ऑफ है बस। ठीक है, कुछ बड़ा गड़बड़ नहीं है। फिर से पढ़ रहा हूं मैं। फाइंड द profit percentage of item E if the percentage discount of item E is equals to percentage discount of item C and the cost price of E is 1.5 times of cost price of item E। चलिए बढ़िया, तो तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के करेंगे हम। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ आइटम E। अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये, ठीक है, ये निकालना है। और हमारे पास अब डेटा कैसे दिया हुआ है उसने? डेटा हमको अलग अलग दिया हुआ है। इफ, क्या बोलना चाह रहा है वो? फाइंड द परसेंटेज ऑफ आइटम ई इफ द परसेंटेज ऑफ आइटम ई, इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है, लेट्स से ये एक्स किसके बराबर है? परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ आइटम सी। तो आइटम सी मतलब इसके बराबर है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5%। 5% होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज 5%। ये जहां जहां तक पढ़ पढ़ के हो जा रहा है वो खत्म हो गया। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ई इज 1.5 टाइम्स ऑफ डी। ब्रिलियंट। तो ये वाले वैल्यू से ये 1.5 टाइम्स है, तो इनटू 1.5 कैन आई से 1.5 इज नथिंग बट व्हाट? 3/2। तो आई कुड मल्टीप्लाई स्ट्रेट अवे 3/2। 1.5 इज ऑल्सो 1 प्लस 0.5, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो तो 340 और 0.5 मतलब उसका आधा, तो 170। तो दोनों वेज में आप करिए, एक ही चीज आना है। 340 प्लस 170 इज 510। तो हमको सेलिंग प्राइस मिल गया 510। अब हमको क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट। तो ये वैल्यू निकालना है। क्या ये निकाला जा सकता है? बताइए कैसे निकाला जा सकता है? ये किसके लिए निकालना है? इसका सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से ज्यादा कैसे हो गया भाई? आपने ऑब्जर्व किया यहां पर कुछ मिस्टेक लग रहा है? यस क्या गड़बड़ लग रहा है? हाउ इट इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल दैट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन मार्क प्राइस? टेल मी। नो सर। तो फिर एक बार मैंने पढ़ना चाहिए फिर से। अच्छा ये सॉरी, आप लोग भी क्या सो गए क्या यार? अब मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलतियां होती हैं। क्या लिखा है? कॉस्ट प्राइस के लिए लिखा है ना बेटा? प्लीज, ये 1.5 टाइम इसका लिखा हुआ है ऐसा, राइट? If the cost price of E is 1 time of cost price of D, so 300 का 1.5 टाइम, जैसे मैंने बोला ना 3/2 लिखो, तो 3/2 मतलब 450 हो जाएगा ये, राइट? तो कॉस्ट प्राइस इज 450। अब आप एक बात अंडरस्टैंड किए, कॉन्सेप्ट होने का फायदा क्या होता है? गलतियां सबसे होती है, बट जैसे ही 510 आया सेलिंग प्राइस, मेरा दिमाग घूम गया कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि याद रखिएगा, मार्क प्राइस जो होगा, हमेशा याद रखिएगा, वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा या बराबर होगा। मार्क प्राइस कभी भी सेलिंग प्राइस से छोटा नहीं हो सकता है। तो मेरे दिमाग घूम गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया, तो या तो क्वेश्चन में गलती है या तो अपन ने कैलकुलेशन में कुछ गलती की पढ़ने में। तो यहां समझ में आ गया क्लियरली कि भाई ये देखो ये गलती हुई है। और आप भी ऑब्जर्व करिए, देखिए मेरे से भी गलती हो सकती है। अब क्या निकालना है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है?
ऑफ आइटम ई, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब ये निकालना है आपको। तो प्रॉफिट परसेंटेज इजीली निकल जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस निकलते हुए दिख रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करें, मार्क प्राइस इज गिवन 500 माइनस डिस्काउंट इज 5%, 500 का 5% इज 25, तो क्या आ जाएगा 475 इस हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस की जगह पे हम लोग लिखेंगे 475। ठीक है, ब्रिलियंट। तो अगर 475 हमको मिल गया, दिस वैल्यू इज 475, कॉस्ट प्राइस इज 450, सेलिंग प्राइस इज 475, सो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो कितने का प्रॉफिट कमाया जा रहा है यहां पर, 25 रुपीज का, और किससे डिवाइड करेंगे इसको, 450 से इनटू 100। ठीक है, ये कैंसिल्ड हो गया, 5 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स, एंड ये 5 से होगा 2 टाइम्स, सो दिस वैल्यू विल बी 50/9। ऑप्शन में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो 9 5s are 45, हाउ मच इज रिमेनिंग, 5/9। तो व्हाट विल बी योर आंसर, 5/9 परसेंटेज प्रॉफिट इसमें मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, यस सर। समझ आया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसको ध्यान से पढ़ना है, और आप भी ध्यान से सॉल्व करते हुए चलिए भाई, इट वुड बी डिफिकल्ट अदरवाइज, नहीं तो मेरे अकेले करता रहूंगा। तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा 67। अब हम फाइनली एक आखिरी सेट करते हैं जो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। दैट सेट इज अनदर क्यूमुलेटिव टाइप सेट जो टेबल फॉर्मेट में है, वो हम लोग देख लेते हैं। 10 to 14, 10 to 14 पे जाइए, पेज नंबर 28 पे, 10 to 14। इट्स अ सिंपल सेट, बट कैसे समझ रहे हो वो मुझे बता दो, वो समझ गया तो काम उतना इजी हो जाएगा भाई। ठीक है, 10 to 14, यस। सो 10 to 14 में अगर आप देखेंगे, What is the difference between the number of students passed with 30 as a cutoff marks? ठीक है, पहली बात आप यहां समझिएगा, why this is considered as cumulative data, because यहां आपको ये याद रखना है कि हाँ, यहां ये ध्यान रखना है भाई कि टोटल बच्चे 100 ही हैं, राइट, सब जगह 100 ही हैं। तो अगर मुझे इनको इस डेटा को समझना है तो डेटा को अपन ऐसे समझेंगे, फिजिक्स में 10 से अबव मिलने वाले 92 हैं। इसका मतलब क्या है कि 8 लोग ऐसे हैं जो 10 से नीचे मिले हैं जिनको। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा कि अगर अपन ऑब्जर्व करें यहाँ पे कि 10 एंड अबव मिलने वालों को 92 लोग हैं, तो आउट ऑफ 100 आप ऐसे डिडक्ट करिए, 92 को 10 एंड अबव मिला है, मतलब बचे हुए 100 में से 92 अगर चले गए तो 8 लोग ऐसे हैं जिनको 10 से कम मिला है। अब 10 से कम में वो 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो 10 एंड अबव 92 है। अब 20 एंड अबव 80 है, 80 का मतलब ये है से ज्यादा मिला है, मतलब इसका दूसरा रिवर्स क्या होगा, 20 लोगों को 20 से कम मिला है। अब 20 से कम में वो कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मतलब 19 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां मेन समझने लायक बात ये थी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स में 10 से 20 के बीच में कितनों को मिला है, तो बताइए फिजिक्स में, मुझे बताइए, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं, 10 से 20 के बीच में कितने लोगों को मिला है, 10 से ज्यादा एंड 20 से कम। हाउ मेनी कैंडिडेट गॉट मार्क्स बिटवीन 10 to 20? बोलो। सर नहीं समझा। सर 12। भैया क्या नहीं समझा यार, मेरा क्वेश्चन है, फिर से समझो चलो, और बिल्कुल इधर स्क्रीन की तरफ ध्यान,
इधर उधर नहीं। मैंने बोला आपको टोटल 100 बच्चे हैं, 100 में से 10 से ज्यादा मिलने वाले स्कोर वाले कितने हैं? 92। अब 92 कौन बच्चे हैं जिनको 10 से ज्यादा मिले हैं? 10 से ज्यादा मिले मतलब 100 में से 92 को 10 से ज्यादा मिले, मतलब 8 लोग ऐसे हैं जिनको 10 से कम मिले हैं। करेक्ट। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 20 से ज्यादा कितने लोगों को मिले हैं, तो 20 से ज्यादा मिले हैं किनको? 80 लोगों को। अगर 20 से ज्यादा 80 को मिले हैं मतलब बचे हुए जो 20 लोग हैं उसको 20 से कम मिले हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो मार्क्स हैं वो 80 से ज्यादा वाले आपके पास कितने हैं? मार्क्स जो है वो 20 से ज्यादा वाले कितने? 80 लोग हैं। टोटल 100 है हमारे पास। तो मार्क्स लेस देन 20 वाले कितने हो जाएंगे? बचे हुए 20 आउट ऑफ 100 में से। 100 में से 80 इधर आ गए तो बचे हुए यहां पर आ जाएंगे 20। अब मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, जो यहां पर आपको ज्यादातर आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 20 और 10 मतलब 10 से 20 के बीच में कितने लोगों को मिले हैं मार्क्स? 10 से ज्यादा पता है, 20 से ज्यादा पता है, 100 पता है, तो 10 से 20 के बीच में कितने लोगों को मिले हैं? 12 यस, बहुत सिंपल सी बात है यार कि 20 से ज्यादा 80 लोगों को मिला है, 10 से ज्यादा 92 को मिला है, तो इनके बीच वाले कितने हैं? ये रहा बीच में, उनका सीधा डिफरेंस है 12। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो 12 लोग ऐसे हैं जिनको हमारे पास क्या मिला है? 10 और 20 के बीच में। तो 10 से 20 वाले मिल गए 12। 10 से 30 पूछेगा तो कितने होंगे बताओ? हाउ मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम 10 to 30? 30 से ज्यादा कितने हैं? 32। 60 और 92 क्या है? 10 से ज्यादा। तो 10 से ज्यादा और 30 से कम, तो 10 से और 30 के बीच वाले तो कितने हो जाएंगे? 92 माइनस 32 विच इज 60। राइट। ये चार्ट को समझने का था मतलब। ठीक है, अब इसके बाद एक और मेजर अंडरस्टैंडिंग, ये बात आप समझ रहे होंगे कि जो 32 हैं इसमें ये 9 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब मैं बोलूंगा कि भाई हाउ मेनी कैंडिडेट्स गॉट मोर देन 30 मार्क्स इन फिजिक्स, तो मोर देन 30 का मतलब क्या हुआ? 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। सो आप ये याद रखना कि ये 32 में ये 9 बच्चे ऑलरेडी हैं। अगर आपका स्कोर 45 हुआ तो कैन आई से आपको 30 से ज्यादा मिले? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं मैं? बताइए जल्दी बताओ, यस और नो। अगर आपको 50 में से 45 मिले और मैं आपको बोलूं कि आपको 30 से ज्यादा मिले, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? So you are right. right राइट, सही है सर। करेक्ट है। Yes, sir. yeah That's it. So this is what we need to understand here कि ये 9 बच्चे जो यहां बोला है, यहां पर वो बोल रहा है कि 30 एंड अबव वाले 32 हैं, उसमें से 9 लोग ऐसे हैं जिनको 40 से ज्यादा मिले हैं। मतलब बीच के जो लोग हैं उनको 30 से 40 के बीच में मिले हैं, बट ये जो 9 है वो 30 में इंक्लूडेड है, 32 में इंक्लूडेड है। ये मेन मतलब है इस कहने का। ठीक है, हमारा ये बात। Yes, sir. तो ये समझना था बस, इसमें ये अंडरस्टैंडिंग इतनी थी भाई, इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस। ठीक है, सो लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर आप 10 से लेके 14 तक आर प्रीटी सिंपल क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड विद 30 एज अ कट ऑफ? ठीक है, इन अ केमिस्ट्री एंड दोस पास 30 एज अ कट ऑफ मार्क्स एंड में से 30 आओगे, कम से कम 30 आएंगे या 30 से ज्यादा आएंगे तभी आप पास होंगे। Am I audible? मेरी आवाज आ रही क्या? Yes. जी yes सर। sir ठीक है, सो 21 कैंडिडेट्स जो हैं हमारे वो 30 या 30 से ज्यादा वाले हैं केमिस्ट्री में, और हमको किससे कंपेयर करना है? एग्रीगेट से। तो एग्रीगेट वाले कितने हैं? 27। सो एग्रीगेट इज 27 एंड केमिस्ट्री इज 21। और क्या चाहिए था? डिफरेंस।
सीधा सा आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें, टेबल समझना था बस। 6। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स, तो 60% मतलब किस वैल्यू का 60%? 50 का, 50. 50 का 60% कितना होता है? 30। तो आप यहां पे लिखो 30 मार्क्स चाहिए फिजिक्स में, रिक्वायर्ड है परसुइंग हायर स्टडीज के लिए। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन फिजिक्स? तो 30 मार्क्स चाहिए फिजिक्स में, तो कितने लोग हैं भाई ये? 32. 32। 32. सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना था। ब्रिलियंट। समझ में आया टेबल? ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे, टेबल समझ में आना चाहिए। 60% marks in chemistry, those who getting at least 40% marks is approximately. So the percentage of marks of student getting at least 60% marks, तो मतलब 60% is 30, 40% is 20, तो 30 above and 20 above वाले, तो हमको पूछा है कि over those getting at least 40% marks, तो 40% केमिस्ट्री वालों को, जिनका केमिस्ट्री में 40% आया है, तो 40% एग्रीगेट का। ओ आई एम सो सॉरी, हाँ बेटा ठीक है। सो एग्रीगेट में जिनको 40% आया है, मतलब 20 से ज्यादा आया है एग्रीगेट में, और केमिस्ट्री में कितना आना चाहिए? केमिस्ट्री में कितना आना चाहिए? ग्रेटर देन 30 मार्क्स आने चाहिए। केमिस्ट्री बोला है ना, केमिस्ट्री में 30 से ज्यादा आने चाहिए, उसका परसेंटेज निकालना है आपको इनटू 100 करके, ये बोला है इसमें। सो व्हाट इज केमिस्ट्री ग्रेटर देन 30? केमिस्ट्री में 30 से ज्यादा वाले कितने हैं? 20, 73। अब जरा देखो इसका अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे। इनटू 100 मत करना, इनटू 100 इसलिए नहीं करना क्योंकि इनटू 100 किया तो फंस जाओगे यहां पर। 73 एक प्राइम नंबर है, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। देखो अप्रोक्सीमेट 73 का 10% कितना है? 73 का 10% 7.3। ये देखो तीन गुना दिख रहा है, 3 गुना। तो मैं 30% निकालता हूं 73 का, 30% विल बी 10% का 3 गुना, तो 21.9। तो कैन आई से दिस इज अप्रोक्सीमेटली 21.9 अगर होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 30%। तो एक्चुअली ये वाला हमारा वैल्यू थोड़ा कम है, तो आंसर हमारा स्लाइटली 30 से थोड़ा कम होगा। तो व्हाट इज योर ऑप्शन? 29, ऑप्शन 3। 29. बढ़िया। लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 40%, 20 से कम वाले कितने हैं इन एग्रीगेट? तो एग्रीगेट में 20 से कम वाले बताओ कितने होंगे भाई? 87. 87? 27. 20। देखो 20 से ज्यादा वाले कितने? 73। टोटल 100 बच्चे, 20 से ज्यादा वाले 73, तो 20 से कम वाले कितने हो जाएंगे? दोनों का डिफरेंस, तो 100 माइनस 73 विच इज 27। दैट्स इट। एंड लास्ट क्वेश्चन भी बता दो उसका आंसर क्या करना है। सिंपोजियम वगैरह ये छोड़ दो, ये कोई मतलब नहीं है, ये अपने को वोकेबलरी का लेक्चर नहीं है, तो कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा अपन क्वेश्चन को समझते। सिंपोजियम इज कंसिडर्ड टू बी अ वन ऑफ द कोई इवेंट हो गया उनका, है ना। तो क्या होता है इसमें? if it is known that at least 23 candidates were eligible for us this event के लिए on chemistry, then the minimum qualifying marks in chemistry for eligibility to this. अब chemistry पे जाते हैं, अगर आप देखिए केवल 4 बच्चे क्वालिफाई होते मान के चलिए, तो कट ऑफ क्या होता? केवल 4 ही बच्चे क्वालिफाई होते, तो कट ऑफ होता 40 या उससे ज्यादा। यस और नो? अगर एग्जैक्टली 21 बच्चे क्वालिफाई होते, इसका मतलब कट ऑफ क्या होता? 30 and above. 30 एंड अबव। बट कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए हैं? 23। इसका मतलब कट ऑफ जो है वो इनके बीच में है यहां पर, तो इन दोनों के बीच में कहीं कट ऑफ आने वाला है। तो कट ऑफ क्या होना चाहिए भाई? किसके बीच में रेंज करेगा? 20 to 30. 20 to 30, क्योंकि 66 बच्चे होते तो आप 20 एंड अबव बोल देते थे, बट
23 बोला है, इसका मतलब कट ऑफ कहां रेंज कर रहा है? 20 to 30 के बीच में। तो इसलिए योर आंसर विल बी व्हाट? 20 to 30। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. 21 अगर अकेला होता तो 30 एंड अबाव हो जाता था, बस बिकॉज 23 कैंडिडेट हो गए, मतलब 2 और कैंडिडेट हैं, इसलिए ये 20 एंड अबाव हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब DI क्वेश्चंस हैं, दीज आर ऑल योर होमवर्क, कंपल्सरी ट्राई एंड सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर अभी कोर्स, आपके हिसाब से आपको एडवांस सेशंस के बारे में पता चल जाएगा, है ना, और कंपल्सरी करिए भाई अभी। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।